के बाद के हवाले से खान साहब का हुक्म था कि मुल्की एहतजाज होगा और भरपूर होगा। वो चाहते यही है कि एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस हो अपोजिशन पार्टीज का जो प्रो ह्यूमन राइट्स, प्रो डेमोक्रेसी, फॉर रूल ऑफ लॉ, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मौलाना भी शामिल, खाकान अब्बासी भी शामिल, MWM भी शामिल, SIC भी शामिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल। 25 और 26 को इस्लामाबाद में महमूद खान अचकज़ई साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जॉइंटली इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का गठ जो है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। लाया अमल भी अनाउंस किया जाएगा। अगर ये हमारा ये मुहाज बनता है, इसके खतोखाल भी डिस्कस होंगे। ऐलानात 25-26 को अगर ना भी हुए, रमजान के महीने में ईद उल फितर से पहले सब कुछ फाइनलाइज हो के आप लोगों के सामने आए। ये ग्रैंड अलायंस कोई नहीं है, मीडिया ने ग्रैंड अलायंस बना दिया इसको। एक सोच थी इसमें, सबसे पहले महमूद खान साहब ने स्टेप लिया। उनका ये था कि कम से कम कोई मुल्क में आइन की बात करने वाला हो। उसके बाद तो हमारे पास भी आए, ऐसी कोई सोच नहीं कि हम कंटेनर लगाएंगे, यहाँ कोई स्ट्रीट एजिटेशन करेंगे। जैसा जुलूस जिस जमात ने करना है अपना करे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। किसी जज को दूसरी हाई कोर्ट में ले जाकर सीनियर मोस्ट बनाना इस नियत के साथ कि वो चीफ जस्टिस बनेगा, ये गलत है। हमारा मुतालबा तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गई हैं। हमारे यहाँ बार के अंदर भी एक्सट्रीम डिवीजन है, तो मैंने इस वजह से उससे रिजाइन किया। जुडिशल कमीशन इस वक्त वहाँ पे कंप्लीट बैलेंस है। अब वहाँ पे जो भी फैसला होगा, ना गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है, ना जुडिशरी जो है वो जुडिशल साइड जो है अपनी मनमानी कर सकती है। अगर 5 जजेस एक तरफ हो, गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ हो, तो बैलेंस तो अपोजिशन के पास है, बार काउंसिल के मेंबर के पास है। इससे और बेहतर बैलेंस जो है वो क्या हो सकता है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन की जमातों की। एक तरफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 26 नवंबर के धरने के बाद कुछ उनकी जो जमात में अपनी तकसीम है, तो लग रहा है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये अहमियत समझ आई है एक अलायंस बनाने की और जो सियासी जमातें हैं उनके साथ इत्तेहाद करने की, और इसी वजह से अब बार बार जिक्र हो रहा है एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र भी आती है हमें मुख्तलिफ जमातों या उनकी लीडरशिप से मुलाकात करते हुए, और अब बात भी कर रही है इस तरह की कि किस तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि सब एक पेज पर आ जाएं जो अपोजिशन की जमातें हैं। मगर ये भी इतना आसान नज़र नहीं आता। मौलाना फजलुर रहमान साहब का अगर जिक्र करें, जिनसे बहुत मुलाकातें भी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने पिछले दिनों में एक बहुत अहम रोल भी प्ले किया जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी। तो एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रहे हैं या उनके करीब जाने को तैयार नहीं नज़र आ रहे, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई एक अपोजिशन का अलायंस बनाते हुए भी राज़ी नहीं हो रहे। अब भी इतलात यही हैं कि एक ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें मुलाकातें कर रही हैं, तो मौलाना साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले गए एक ट्रिप पे, और कोई ख़ास तफसील सामने नहीं आई कि वो वापस कब आएंगे। इसके अलावा ये तो इतलात आ रही हैं कि इस्लामाबाद में ये जो अपोजिशन की जमातें हैं और जो स्पेशली तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक अम्ब्रेला या प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठी हुई हैं, ये एक सेमिनार कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल ये एक खुशाइंद कदम है। उनका ये भी ख़याल है कि इस तरह के जब वाक़यात होंगे, इवेंट्स होंगे, तो ये दीज आर जिसको कहते हैं स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स अ ग्रैंड अलायंस। मगर ये जो यहाँ सेमिनार हो रहा है या कंसल्टेशन हो रही है, तो कहा जा रहा है कि उसकी मेज़बानी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब और PK मैप के जो लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई साहब वो कर रहे हैं। मगर अगर इनसे बात की जाए तो लगता नहीं कि ये सोच रहे हैं बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं कि ये किसी एक ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ही जिक्र करें तो उन्होंने पिछले दिनों में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत इख्तलाफात हैं अपोजिशन की जमातों के दरमियान। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ का एक ही एजेंडा है और वो है इमरान खान साहब की रिहाई। उन्होंने कहा कि हमारी कंटेनर पर जाने की अभी कोई सोच नहीं है। कोई सब जमात अगर जलसे करना चाहती है तो वो अपने तौर पर करे। लगता तो फिर यही है कि अभी तो कोई एज सच कोई एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जिसका मकसद ये होगा कि सड़कों को गर्म करना, उसमें बाकी जमातें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, ये अभी वाज़े नहीं है। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे जो तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं अदलिया के फ्रंट पे, इस पर बात
बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाहिद अब्बासी साहब, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान, कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। सर, फिर ये कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में, सर इसका मकसद क्या है? ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, कंसल्टेशन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? देखिए, ये जो हमने कौमी कॉन्फ्रेंस रखी है, ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, इसका एक तो मकसद ये है कल और परसों। जी, कल और परसों। इसमें हमने मीडिया को भी इनवाइट किया है, वो अपना आके बात कर लें। हमने जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सिविल सोसाइटी, उनको भी इनवाइट किया है, लॉयर्स को भी इनवाइट किया है कि आप आके बात करें, अपना मौक़िफ़ रखें। सर बड़ी जाती है, मतलब कि मीडिया को अलग, इंटेलेक्चुअल्स को अलग। आप हमें इंटेलेक्चुअल नहीं समझते। आई हैव टू प्रोटेस्ट हियर। नहीं, आप दोनों में आ जाएंगे, नहीं मीडिया में आ जाएंगे, फिर आपकी मर्जी है। नहीं सर, ये आपने इंटेलेक्चुअल मीडिया है वो दोनों में आ जाएगी। नहीं सर, ये आपने जाती कर दिया। आप कह रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअल नहीं है। चलो सॉरी, आई जस्ट थॉट कि मैं अपना एहतजाज मैं भी अपना रिकॉर्ड कर लूं। और दूसरे दिन जो तमाम जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन में, जो इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, उन्होंने वो अपनी बात कर लेंगी और फिर एक डिस्कशन करके एलामिया जारी हो जाएगा। इसका सारी इस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक मकसद है, और वो आइन की बालादस्ती पर बात हो और मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात हो, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, और वो मुल्क के मामलात को से क्या ताल्लुक़ है इन चीज़ों का, ये बुनियाद है इसकी। क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज जो भी मुल्क के मामलात हैं उनका हल सिर्फ आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ में है, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो ये पहला स्टेप है उस तरफ। इसको ये कहना कि ये कोई ग्रैंड नेशनल अपोजिशन अलायंस बन रहा है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये उसकी तरफ एक कदम हो सकता है। अच्छा, हो सकता जी, है। बिल्कुल आप हो सकता इसको ये रूल आउट नहीं कर रहे? नहीं, मैं रूल आउट नहीं करता। हाँ। ये देखिए, लेकिन ये आज कहना कि अलायंस बन गया, अलायंस की कॉन्फ्रेंस है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। हमें मुझे और अजीज साहब, हम अपनी कैपेसिटी में इसको होस्ट कर रहे हैं। तो सर, आई मीन कैन यू एक्सप्लेन कि आप, आई मीन व्हाई डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक कदम हो सकता है, मगर अभी कदम नहीं है ऑन द सरफेस ऑफ इट। फिर मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि सर, आपने इस तरह की कंसल्टेशंस पहले भी की हैं। अपनी जमात लॉन्च करने से पहले आप लोगों ने बहुत सी इस तरह के सेमिनार्स किए, मुलाकातें की, फिर जब आपने पार्टी लॉन्च की उसके बाद भी किए। तो अभी भी आपका ख्याल है कि और मजीद कंसल्टेशन की ज़रूरत है, मुशावरत की ज़रूरत है? नहीं, ये कंसल्टेशन नहीं है, ये इस बात को उजागर करने की है कि आज मुल्क के मसाइल का हल इस चीज़ में है कि आइन की बालादस्ती की बात हो, रूल ऑफ लॉ की बात हो। ये उसका मकसद है। इससे पहले जो कुछ हुआ वो एक जमात कर रही थी या एक प्लेटफॉर्म के तहत हो रहा था। आज हमने तमाम अपोजिशन जमातों को भी इन्विटेशन दिया है कि इसके अंदर शामिल हों। सही है। तो बजाय इसके कि एक उनकी एक, जिसे आप कहेंगे एक अलायंस बन रहा है या एक उनका जमातों का एक प्लेटफॉर्म है, ये वो नहीं है। हमने होस्ट किया, हमने प्लेटफॉर्म मुहैया किया, उस पर आगे सब बात कर लेंगे, उससे फिर बात आगे चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो सर किस किस को आपने इनवाइट किया है और कौन कौन अब एक्सपेक्टेड है आपकी इस कॉन्फ्रेंस में? जी, इसमें पीटीआई भी है, पीके मैप भी है, इसमें अख्तर मेंगल साहब भी हैं, इसमें सुन्नी तहरीक भी है, इसके अंदर अवाम पाकिस्तान भी है, दीगर जमातों को उन्होंने दावत दी हुई है। कुछ की एक्सेप्टेंस आ गई है, कुछ की अभी नहीं आई। तो बेसिकली आपने सिर्फ अपोजिशन की जमातों को दावत दी है? जी, अपोजिशन की जमातें बट उसमें भी आपको लगता है कि सब नहीं आएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब खुद नहीं है, हाँ। लेकिन उन्होंने उनका डेलीगेशन आएगा और उम्मीद है कि वो खुद भी जूम पर लाइव खिताब करेंगे, हिस्सा लेंगे वो। बट सर अगेन, आई मीन लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू अचीव? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ सर, हाईलाइट हो ना अचीवमेंट। मतलब कि मेरे कहने का मकसद ये है सर कि अब जो मसले हैं हमारे, या रूल ऑफ लॉ नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई अमल नहीं कर रहा, तो ये तो हम सबको नजर आ रहा है। डोंट यू थिंक कि इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसी डिबेट को, या आप अभी इसको शुरू से सारा प्रोसेस कर रहे हैं इनिशिएट? नजर आना तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन नजर आना काफी नहीं है। अच्छा, जब सब बैठेंगे, ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहिए,
رول آف لا چاہیے تو پھر اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا. اس کے لیے پارلیمان میں آپ قدم اٹھائیں, جو ملک کی خرابی ہیں ان کو مزید ہائی لائٹ کریں. اپوزیشن یہی کرتی ہے. اپوزیشن کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے گی, لیکن ایک سال سے جہاں پر ملک میں حکومت نہیں چل رہی وہاں اپوزیشن بھی نہیں چل رہی. تو ہم چاہتے ہیں کم از کم ملک کی اپوزیشن تو چلے, وہ تو بات کر سکے. تو یہ اس کا بنیاد ہے, اس کی بنیاد ہم بنا رہے ہیں. ایک ہاؤ وڈ یو ڈیفائن این اپوزیشن جو چل رہی ہو, مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہم پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو دھرنے بھی کر دیے, کوشش کی, اتنی ریزسٹنس کرنے کی کوشش کی, 2-3 دفعے اسلام آباد آئے, گولیاں بھی چل گئیں, سب کچھ ہو گیا. تو سر مطلب کہ یہ بھی تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے نا کہ اب اس سے زیادہ کیا افیکٹو اپوزیشن ہوگی. یہ تو جب باقی اسٹیپس فیل ہو جاتے ہیں پھر آپ یہاں پہ آتے ہیں. اب یہاں سے ابتدا نہیں کرتے, یہ میری رائے ہے. جس جماعت کی, اس اپوزیشن کے پاس 125 سے زیادہ پارلیمنٹ کے ممبران ہوں, اس کو پارلیمان کا فورم استعمال کرنا چاہیے. وہ وہاں پر بات کریں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے, آج خرابی کیا ہے, آئینی ترامیم جیسے پاس ہو رہی ہیں, الٹے سیدھے قوانین پاس ہو رہے ہیں, ان کا کیا اثر ہوگا ملک پہ, یہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں. سر اب یہ رکھنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ سب کچھ. یہ ہر روز رکھنا پڑتا ہے, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ تمہاری جو تکلیف ہے اس کی بنیاد کیا ہے. اور آج پاکستان کے مسائل کی بنیاد آئین سے لاتعلقی, آئین سے انحراف, آئین کو توڑنا اور رول آف لا کی کمی, رول آف لا کا خاتمہ, یہ چیزیں آج پاکستان کی ہر خرابی کی بنیاد ہیں. سر آپ جو بات کر رہے ہیں رول آف لا کی, آبویسلی تو اس کے اندر اب عدلیہ کے ساتھ یا جس قسم جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے تیزی سے تبدیلی ہوتی دیکھی ہے سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹس میں, اس کا بہت بڑا تعلق ہے. آپ نے صرف پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے, وکلا آرگنائزیشنز یا ججز کے بارے میں یو ڈیڈنٹ تھنک, یا آپ کے خیال میں موقع؟ اچھا بلایا ہے, وکلا کو بھی بلایا ہے, اچھا ججز کو بھی بلایا ہے, ریٹائرڈ لوگوں کو بلایا ہے. اچھا, اور یہی بات ہے کہ کیا یہ تبدیلی جو جوڈیشل سسٹم میں ہو رہی ہے کیا یہ مثبت ہے؟ اگر یہ مثبت ہوتی تو مجھے کوئی تعلق. اب ہم صرف آئین پر ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. پہلا وینیو تھا, وہاں پر انتظامیہ آئی اسلام آباد, کیا مطلب سر؟ جہاں پر ہم نے کانفرنس کرنی تھی. اچھا, یہ جو کل کی ہے جی, جو کانفرنس ہم کر رہے تھے, اس کو آ کے انہوں نے ڈرا دھمکا کے منع کروا دیا. دوسرا وینیو ہم نے سلیکٹ کیا, انتظام سارا کر لیا, اے سی, پولیس, میجسٹریٹ وہاں بھی آ گئی. یہ اسلام آباد کی بات ہے, ملک دارالحکومت کی. اس کو بھی کہا کہ نہیں, تم 2 یہاں سے کرکٹ ٹیم گزرتی ہے تو تم 2 مارچ تک کوئی یہاں پر کام نہیں کر سکتے ہو, شادی بھی نہیں کر سکتے ہو. کرکٹ ٹیم گزر رہی ہے, کرکٹ بڑی ضروری ہے. بالکل سر, آئین کی کوئی بات نہیں. اور کرکٹ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم تو وہ کرکٹ کھیل نہیں رہے, ہم تو ہار کے اس ٹورنامنٹ سے, ہم تماشبین ہیں. آج سارا ملک تماشبین بنا ہوا ہے. اچھا, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم کرکٹ سے 10 کلومیٹر دور وینیو بناتے ہیں. اچھا, ہم نے جا کر وہاں پر ایک مارکی سے بات کر لی. آج ابھی تیسرا یہ تیسری جگہ ہے. ابھی شام کو 4 بجے وہاں بھی پولیس, میجسٹریٹ, اے سی, انتظامیہ آ گئی. انہوں نے کہا جی تم نہیں کر سکتے 2 مارچ تک. پتہ نہیں 2 مارچ کی کون سی, میرے خیال ہے وہ رمضان شریف کے شروع کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا, یہاں بھی نہیں کر سکتے ہو. ان کو پتہ ہے سر کہ ایک دفعہ روزے شروع ہو گئے تو آپ کی بھی انرجی لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. ہمارا ہمیشہ ہی ڈاؤن رہتا ہے. اب حالت یہ ہے ملک کی کہ آپ آئین کا نام نہیں لے سکتے. یہاں آئین کے نام سے حکومت گھبراتی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں وہ جو کانفرنس ایک منعقد کر رہے ہیں اچکزئی صاحب کے ساتھ مل کے. بھائی صاحب, تو وہ بریک اس کا وقت اس وقت ہو گیا تھا, سو آئی کوڈنٹ آسک یو کہ اگر آپ کو وینیو کی اب اجازت ہی نہیں مل رہی تو یہ کانفرنس آپ کیسے کریں گے؟ پھر پریس کلب کے باہر کھڑے ہو جائیں گے؟ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی وینیو مل جائے, لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کانفرنس نہیں کرنے دیں گے. آئین اس وقت جو ہے یہ ملک میں گالی بن گیا ہے. یعنی ایک کانفرنس ہونی ہے, جلسہ نہیں ہے, یہاں کو اپوزیشن کی شو آف اسٹرینگتھ نہیں ہے, 20, 25, 50 لوگ ایک وقت میں یہاں ہوں گے. ویسے آپ نے تو مشرف صاحب کا کو دیکھا ہوا ہے, اس وقت بھی یہی حالت ہوتی تھی؟ ایسے حالات میں نے آج تک نہیں دیکھے. میں سیاست کو تقریباً 77 سے فالو کر رہا ہوں, اور تو وہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بھی آیا,
बीच में एक जमहूरी दौर भी आए, बड़े इख्तलाफ भी रहा, बट कभी ऐसे हालात नहीं देखे कि भाई हुकूमत आज आइन के नाम से डरती है, कॉन्फ्रेंस से डरती है, आके लोगों को डराया जाता है, मैं होटल वालों को, मैं मार्की वालों को कि तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, बंद कर देंगे। ये कौन सी जमहूरियत है? मैं हकीकत से कह रहा हूँ जमहूरियत मुल्क में खत्म हो गई। तो सर फिर माफ करिएगा, तो फिर सर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि फिर ग्रैंड अलायंस ही होना चाहिए या सड़कों पे ही निकलना पड़ेगा, तो सर फिर लगता है कि यही वाहिद रास्ता है। आप क्यों अभी कहते हैं वक्त सही नहीं है? देखिए हमें तो कोशिश करनी है ना। देखिए पहले सोच में इत्तेफाक पैदा करना है। अच्छा, मैंने पहले कहा कि ये सियासी जमातें जो हैं, हम तो पार्लियामान में नहीं हैं, दूसरी जो सियासी बड़ी जमातें हैं पार्लियामान के अंदर जो अपोजिशन की हैं, ये सब ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा हुआ है। इनके आपस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत से किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनको एक मीटिंग ऑफ द माइंड्स चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मीटिंग ऑफ द माइंड्स हो जाए, वो एक सोच पे इत्तेफाक कर लें, उसके बाद फिर आगे चलें। अच्छा, सो यू थिंक दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब सर एक तरफ जो अदलिया की इस वक्त सूरत हाल है, फिर देखें 26वीं आईनी तरमीम हुई, चीफ जस्टिस साहब नए आए, मतलब कि वो जो एक सीनियरिटी के ऊपर हमारा ख्याल था कि जो बनेंगे वो नहीं बने, दूसरे बने, शोर इतना नहीं मचा। पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला हुआ है, उस पर लग रहा है कि जैसे एक मोमेंटम वकला का बन रहा है। मुजम्मत भी हुई, एक जुडिशल कमीशन के मेंबर ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, 2 वकला की बार्स के इलेक्शंस हुए हैं पिछले दिनों में, और एक तजिया यही है कि वो जिन ग्रुप्स ने जीते हैं वो इसलिए जीते हैं बिकॉज वो एजिटेट कर रहे हैं इस इशू को। आपको लगता है कि एक दफ़े फिर कोई एक वकला की मूवमेंट हो सकती है जैसे हमने 2007 में देखी? क्योंकि जब वो शुरू वकीलों ने की थी, पॉलिटिकल पार्टीज उसमें बाद में आई थी। नहीं, उसकी लंबी कहानी है। हाँ, वो आई नो आपने एक दो प्रोग्राम पे जिक्र किया नहीं सर, आप यही थे पिछली दफे जब आपने उन वकीलों का किस्सा सुनाया था जो जब मार के सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो वो बात अपनी जगह पर है। बात बड़ी सीधी है। 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में अदल का निज़ाम नहीं रहा, ये इंतज़ामिया है। आज फैसला वो आएगा जो इंतज़ामिया लिख कर देगी। आज पार्लियामान ने आंखें बंद करके रात के अंधेरे में 26वीं तरमीम करके अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो आदमी है जो बेंच की तश्कील नहीं दे सकता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज नहीं सुन। सुप्रीम कोर्ट करता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ही सुनता है ना सर। वो अब बेंच सुनता है ना, एक सुप्रीम कोर्ट का ही बेंच है। चीफ जस्टिस क्या कर रहा है? मैंने एक बात कही तो बड़े लोग नाराज हैं उसके ऊपर। मैंने चीफ जस्टिस की ज़ात के बारे में बात नहीं की, मैंने उसके ओहदे के बारे में बात की थी। आज उसकी ये हालत हो गई है कि ना वो जज से पूछ सकता तुम क्या कर रहे हो, ना उनकी अपॉइंटमेंट में कोई हाथ है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज सुन सकता है, ना सो वोटो पावर्स हैं, तो वो कर क्या रहा है? ये हमने तबाह कर दिया है पूरे अदल के निज़ाम को, सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम को हमने ख़त्म कर दिया है। और इस पे अजीब बात यह है कि वकील भी नहीं बोल रहे, तो ना जज बोले हैं ना वकील बोले हैं। तो सर फिर ये इसको कौन ठीक करेगा? ये एक दिन आपको करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा? खराबी पैदा करना घंटों का काम होता है। रात के अंधेरे में खराबी पैदा हो गई, अब आप इसको अशरों तक भुगतेंगे और फिर कहेंगे वो बड़ा गलत हो गया था जी, वो तो बड़ा गलत काम था। तो हमने कुछ सीखा नहीं है। हम गलती पे गलती किए जा रहे हैं, मुल्क के निज़ाम को तबाह किए जा रहे हैं और कुछ सीखते नहीं हैं। सर ये गलतियां पहले डिक्टेटर्स करते थे और फिर जो डिक्टेटर्स के साथ जमातें बनाई जाती थी वो करती थी। क्यू लीग, एक ज़माने में क्यू लीग इन इटसेल्फ हैड बिकम दिस, क्या कहते हैं उसको, इट हैड बिकम अ नाउन कि आप किसी भी एक ऐसी पार्टी पे लगा देते थे जो डिक्टेटर ने बनाई हुई। बट अब तो सर ये काम वो जमातें कर रही हैं जिनकी बड़ी तारीख में जमहूरी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। डू यू थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN विल एवर सर्वाइव दिस? नहीं, उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने जमहूरियत का नाम लेना भी छोड़ दिया है। ये फैसला कर लिया दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने भी और PMLN ने भी। और यही फैसला PTI ने 2018 में किया था। वो भी उससे बड़ी जिम्मा नहीं है कि हमने जमहूरियत की बात नहीं करनी, हमने आइन की बात नहीं करनी, हमने रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करनी, हमने इक़्तिदार की बात करनी है। इक़्तिदार का हमने सौदा करना है। आज पहले उन्होंने किया, आज इन दो ने कर लिया। आप कहाँ जाएंगे, कैसे क्या काम करेंगे? आज मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है। तो सर ये हम रिवर्स कैसे करेंगे? अब सब आपने तो देखा हुआ है ना सर, ये माजी में इस तरह के अल्लाह ना करे ये सड़कों पे रिवर्स ना हो। मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ,
सर हमारे यहाँ तो हमेशा सड़कों पे ही रिवर्स नहीं होता, मुशर्रफ का कोई सड़कों पे रिवर्स नहीं तो हुआ था। सड़कों पे नहीं हुआ, उसके पीछे भी बहुत से मुहर्रिकात थे। वो फिर यहाँ वही पैदा होते हैं, सड़कों पे वही मामला चलता है, इससे बचने की जरूरत है। सर उस वक्त तो आप सभी हमें कहते थे कि जमहूरियत आ गई है और लोगों ने छीनी है, तो लोग तो फिर सड़क पे ही छीनते। नहीं, तो उस वक्त कब की बात कर सर 2008 में जब जमहूरियत वापस आई तो हमें तो यही बताया गया ना कि सड़कों पे जमहूरियत छीनी है। नहीं आई, वो मुशर्रफ साहब को समझ नहीं आई कि ताकत का प्ले क्या होता है। उन्होंने आप लोगों आर्मी को चीफ का ओहदा छोड़ दिया। नहीं सर, आप लोगों को तब पता था कि क्या हो रहा है? जी, आप लोगों को एज इन जो पार्टीज थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, डिड यू नो व्हाट वाज हैपनिंग बैक नहीं, देन? मुझे ये कम से कम ज़ाती तौर पे नजर आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मुशर्रफ साहब के साथ क्या हो रहा है, ये मुझे नजर आ रहा था। शायद और लोगों को आ रहा था, नहीं आ रहा था। जब उनसे ताकत छीन ली गई तो फिर वो सारा निज़ाम जो उन्होंने बनाया था 2008 के इलेक्शन का, वो ख़त्म हो गया। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत ने फिर उसमें मज़ीद एक मसला पैदा कर दिया। और बहरहाल उस सारे निज़ाम के भी जो असरात मुल्क पे हुए हैं वो बड़े मनफी हुए हैं। फिर हाइब्रिड आ गया, फिर हाइब्रिड प्लस, पता नहीं अब क्या क्या चलेगा। ये नहीं चलता। मैं सिर्फ माजरत से कहता हूँ ये मामला नहीं चल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटी सी को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बांग्लादेश की। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में अभी भी जो हम कह सकते हैं कि जब से हुकूमत शेख हसीना वाजिद की गिरी है और उसके बाद एक इंटरिम हुकूमत बनी है, तो तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उन पे ही आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ रोशनी डालें। पिछले दिनों में ही ये इत्ला आई थी कि 2025 की आखिर तक शायद इलेक्शंस मुतवक्के हैं बांग्लादेश में, और इसी हवाले से ये भी इत्लात थी कि जो तालिब इल्म हैं बांग्लादेश के, जिनका एक बहुत अहम रोल रहा शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने में, वो एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का सोच रहे हैं। और इसी हवाले से ये भी बताया जा रहा था कि जो एक तलबा के रहनुमा हैं और जो अबूरी हुकूमत में मिनिस्टर भी बने, मुशीर भी बने, नाहिद इस्लाम, वो इस नई जमात के कन्वीनर जो है मुकर्रर किए जाएंगे। जैसे ये थोड़ी देर पहले ये इत्ला आई, जैसे कि हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो ये पता चला कि उन्होंने अपने हुकूमती ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। यानी कि ये जो इत्लात हैं कि वो एक अपनी जमात बनाने लगे हैं और उसको वो हेड करेंगे, ये सही ही हैं। 2025 में इलेक्शंस जो हैं वो मुतवक्के हैं, और ये बात मोहम्मद यूनुस साहब जो हेड कर रहे हैं अबूरी हुकूमत को, उनका ही कहना है। ख़ुद वो इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं ले रहे और ना वो कोई हिस्सा लेंगे। शेख हसीना अभी तक भारत में मौजूद हैं, उन्हीं की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत में के जो ताल्लुकात हैं उनमें थोड़ी सर्दी या तलखी आई हुई है। उन्होंने भारत से ही एक खिताब किया और जो मारे गए थे पुलिस एहलकार जब ये रायट्स हुए बांग्लादेश में, उनके कत्ल का बदला लेने का भी ऐलान किया। तो इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मुक्तदर राशिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ढाका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो मुक्तदर साहब। वीड लाइक टू बिगिन बाय आस्किंग यू अबाउट द इलेक्शंस. Mohammed Yunus Saab has mentioned that they will be held or they might be held towards the end of this year, and now we're also hearing that the students who played such a key role in the protests are going to form their own form their own political party which will take part in these elections. Thank you for having me. Yes, you are very correctly hearing whatever from Bangladesh. There's one of the biggest issue for now is the election, as major political parties and the people from Bangladesh are looking for a very fair and I would say the neutral election. So that's gonna be held probably this year or early next year. But unless until the government, which is we call the interim, they announce any particular schedule, we can't say that this is going to be happen. Muqtada Saab, what about these students who are now said to be forming a political party? Naheed Islam has resigned from his post in the government.
Do you think they can emerge as an effective political party? Because I think one of the fears when the Awami League government fell was that the BNP perhaps is now too weak and the people were looking for a new option. Can the students provide that new option? My answer is yes. There is huge expectation from the young stars, I would say the students who basically join this revolution or mass uprising, whatever you say, and then they wanted to form a political party. Those young star, even the youth who have been basically campaigning for their rights or like the voting rights for years, so they will be joining them. So there should be lots of space for them, and they are getting this. And so there was a demand from the main opposition, Bangladeshi main opposition party, which we call Bangladesh Nationalist Party. So they have been saying that if you want to do political, form a political party or into do politics, please leave the post and join to the political party. And Nahid is one of the face who has credible personality and one of the very clean image, most reliable, and who had sacrificed during the protest. So all this thing led him to lead this newly formed party, which is yet to be announced in a major scale. But they are going to do a lot of political activities in the days ahead. यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हम बात करेंगे जो कराची में मुस्तफ़ा के कत्ल का केस है उस हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे मुस्तफ़ा कत्ल केस का। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस केस में कि एक तरफ तो कत्ल का मामला है एक बच्चे के कत्ल का, उसकी भी तफसीलात तेज़ी से सामने आ रही हैं कि वो सारा वाक़या किस तरह हुआ, मगर दूसरी तरफ जो ड्रग्स का एक एंगल है इस सारी कहानी का, उसमें भी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इसी हवाले से ये भी पता चला पिछले दिनों में कि एक और जो नौजवान है साहिर, उसको भी गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि वो भी मनशियात का कारोबार करता था। बल्कि हमें ये बताया गया है कि वो अरमगान जो है वो उससे ड्रग्स ख़रीदता था। ये जो साहिर है ये एक मशहूर एक्टर जो हैं उनके बेटे भी हैं। बताया ये जा रहा है कि उनके घर पे भी छापा मारा पुलिस ने और उनको गिरफ़्तार किया, और उनके जब गिरफ़्तार किया तो उनके पास से वीड के 5 पैकेट्स जो है वो बरामद किए गए। इसी तरह जो मुस्तफ़ा की इस वक्त फोरेंसिक हो रही है, ऑटोप्सी की जा रही है कि कब्र जो थी वो खोदी गई, और ये भी कुछ तफसील आई हैं ज़राए से मालूम हुआ है कि किस तरह वो सारा वाक़या हुआ और अरमगान ने उसको कत्ल किया। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल ख़ाब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ कराची। वेलकम टू द शो बिलाल साहब। बिलाल साहब, पहले ये बताइएगा कि ये हमें पहले तो बताया जाता था कि अरमगान जो है वो ड्रग्स में डील कर रहा है, वो बेच रहा है, अब पता चला है कि वो भी किसी से ख़रीदता था। जी बिल्कुल, जैसे ही तहकीकात का आगाज़ किया गया, पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की गई, तो ये तो एक कत्ल का केस था, लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ाई गई तो ये भी मालूम हुआ कि कराची के पोश इलाकों में बड़ी तादाद में ऐसे गैंग काम कर रहे हैं जो कि वीड का कारोबार करते हैं। एक मुल्जिम साहिर हसन गिरफ्तार किया गया जिसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो अरमगान, शराज और मुस्तफ़ा को वीड सप्लाई किया करता था। इस तमाम तर वारदात से पहले 5 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की जानिब से इससे मंशियात खरीदी गई थी और तकरीबन उधार पे ये तमाम तर मंशियात लेकर गया था, जिसके बाद इसका कत्ल कर दिया गया। 15 जनवरी को एक बार फिर अरमगान और शराज आते हैं, वो भी इससे 1,33,000 रुपए की मंशियात खरीद कर जाते हैं। ये तमाम तर जो केस है ये कत्ल के हवाले से तहकीकात शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद
ये देखने को मिला कि DIG CIA मुकद्दस हैदर की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू की गई और एक जानिब एंटी वायलेंट क्राइम सेल कत्ल पर तमाम तहकीकात करता रहा, दूसरी जानिब SIU को टास्क दिया गया जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रग डीलर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। जब क्रैकडाउन का आगाज किया गया, सबसे पहले साहिर हसन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर उसी के घर से अच्छा सर, ये बताइएगा कि माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट अरमगान का कोई जो कॉल सेंटर्स का मामला था, बताया जा रहा है कि वो भी सारा का सारा इलीगल था, ना तो कॉल सेंटर रजिस्टर्ड था, ना उनका कोई काम जो है वो कानूनी था। देखिए, ज्यादातर जो मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ स्कैम्स जो हैं उस कॉल सेंटर्स के जरिए किए जाते हैं। एक आम जबान में इसे डब्बे का कॉल सेंटर कहा जाता है, जो कि गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड्स का तमाम तर डेटा डार्क वेब से लिया जाता है और वहां से लेने के बाद उन क्रेडिट कार्ड्स के जरिए स्कैम किया जाता है और लाखों डॉलर्स की तमाम तर जो फ्रॉड है ये किया जाता है। इब्तदाई तौर पर जब छापा मारा गया था अरमगान के घर से तो तकरीबन 100 के करीब लैपटॉप बरामद हुए थे, हेडफोन बरामद हुए थे और दीगर चीजें भी बरामद हुई थी। और ये भी कहा जा रहा है पुलिस ज़राए की जानिब से कि बिटकॉइंस की माइनिंग के लिए भी तमाम तर मशीनरी वहां पर लगाई गई थी। तो जब पुलिस की जानिब से तहकीकात की गई तो ये मालूम हुआ कि इस मुलजिम जो कि अरमगान है, इसने अपने घर के अंदर एक सिक्योर्ड कॉल सेंटर बनाया हुआ था और वहां पर सिटिंग एरियाज भी मौजूद थे और रोजाना की बुनियाद पर वहां पर लड़के आया करते थे और कॉल सेंटर्स में जॉब किया करते थे। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि कॉल सेंटर्स के साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज वहां पर की जाती थी। पुलिस ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया कि वहां से बिटकॉइन माइनिंग की मशीनरी भी बरामद हुई है, वो भी पुलिस की जानिब से तहवील में ले ली गई है। तो एक जानिब पर कॉल सेंटर चलता रहा, दूसरी जानिब पर ये बिटकॉइंस की माइनिंग का सिलसिला भी देखने को मिला। अच्छा सर, वो ये बताइएगा कि आमिर की जो ऑटोप्सी हुई है उससे क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखें, अदालती अहकामात पर एक कबर कुचाई का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की जानिब से वहां पर कबर कुचाई के दौरान 11 सैंपल्स लिए गए थे और उन सैंपल्स को सिंध लैब भेजा गया था। वहां पर सिंध लैब की जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात की तहकीकात हो चुकी है कि जो गाड़ी की डिग्गी से लाश मिली थी वो मुस्तफा आमिर की ही है, क्योंकि ये शक व शुबात पैदा हो रहे थे कि जो लाश मिलने वाली है आया कि वो मुस्तफा आमिर की है या नहीं। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से भी तहकीकात की जा रही थी और ये एक आखिरी हल था कि इस तमाम तर मामले की जो कबर है उसकी कबर कुशाई की जाए और उस कबर कुशाई के दौरान जो सैंपल लिए जाए उससे ये एक DNA रिपोर्ट सामने आएगी जिससे मालूम हो सकेगा कि ये लाश मुस्तफा आमिर की है या नहीं। लेकिन एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि हब के इलाके से जो लाश मिली थी वो मुस्तफा आमिर की ही है और उसके बाद अब तहकीकात का आगाज भी किया गया पुलिस की जानिब से। पुलिस का ये कहना है कि जो मुलजिम है अरमगान, उसकी जानिब से उस मकाम की निशानदेही भी की गई जहां पर मुस्तफा आमिर को जलाया गया था और इसके साथ इसका दोस्त शराज भी मौजूद था। दोनों मुलजिमान को हब के इलाके में ले जाया गया, पुलिस की नफरी भी मौजूद थी और पुलिस की निशानदेही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना। बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।